दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के दोष। अगले वीडियो में हमने देखा था 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें हमने देखा था मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। आज उसी के बारे में पढ़ना है, उसके दोष के बारे में, उसकी कमियों के बारे में। तो दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी उसने बहुत कोशिश की थी, या कहें कि वो 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसने बहुत ही कोशिश की गई थी भारत के प्रशासन की कमियों को दूर करने के लिए और एक अच्छा उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए भारत में, और उसी की कमियों को देखना है आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर समय गंवाए। उसके पहले बता दें कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि हमारी जो अगली वीडियो आएंगी आपको उस नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के दोष। तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें जो है कोशिश किया गया था कि जो भारत सरकार है, जो भारत में सरकार स्थापित है इंग्लैंड में, उसमें जो है कमियों को दूर करने की कोशिश बहुत किया गया था। फिर भी इसमें बहुत सी कमियां भी थी। तो एक एक करके देखते हैं सारी कमियों को। इसका जो एक मुख्य दोष था वो था कि भारतीयों की जो मांग थी एक उत्तरदायी पूर्ण सरकार की स्थापना, भारत में एक उत्तरदायी पूर्ण सरकार की स्थापना, उसका पूरा न होना, ये बहुत बड़ी कमी थी किसकी, सन 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम में। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, परंतु क्या हुआ, केंद्र में उसका शासन, केंद्र सरकार का शासन जो है एकात्मक ही बना रहा, और वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के माध्यम से इंग्लैंड सरकार या कहें ब्रिटिश सरकार के प्रति ही उत्तरदायित्व बनी रही। और क्या होता था कि जो कोई भी विषय है वो केंद्र के पक्ष में या फिर राज्य के पक्ष में या प्रांत के में है, इसका निर्णय भी कौन करता था, गवर्नर जनरल करता था, न कि न्यायालय। दोहरे शासन की जो व्यवस्था प्रांतों में स्थापित की गई थी पूर्ण रूप से असफल रही, और इसी असफल व्यवस्था की जांच के लिए सर अलेक्जेंडर मूडी मैन, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जो कि इस शासन व्यवस्था की जांच की, और उसके जो असफल होने के जो मुख्य कारण थे उसको उन्होंने अपने रिपोर्ट में दिखाया है। तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर कुछ कारण है उसको देखते हैं। शासन के जो दोनों अंग थे, उसके जो विषय थे, उसके वर्गीकरण में कोई निश्चित सीमांकन नहीं थे, कोई निश्चित सीमा नहीं थी, और इसी कारण जो है इसमें एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का जो संभावना थी बहुत ज़्यादा इसमें थी। और इसका जो प्रशासन था, दोनों प्रशासन के दोनों अंग जो थे वो एक दूसरे के सहयोग में बिल्कुल नहीं थे, वो बिल्कुल भिन्न भिन्न थे, वो सहयोग बिल्कुल नहीं करते थे एक दूसरे का। इनकी असफलता का एक मुख्य कारण यह था कि जो मंत्रीगण थे, भारतीय मंत्रीगण थे, उनका जो उत्तरदायित्व जो है सामूहिक नहीं था, और जिससे इनकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, और यह अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि इनकी जो नियुक्ति थी और इनका जो पद से हटाने का कार्य था, दोनों जो है गवर्नर जनरल करता था, और गवर्नर जनरल करने के नाते मंत्रीगण सर्वदा क्या करते थे, गवर्नर जनरल के पक्ष में ही कार्य करते थे और उसका ही समर्थन करते थे, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते थे, और गवर्नर जनरल इनके जो क्षेत्र थे उसमें हस्तक्षेप करता ही रहता था, जिससे कि इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर एक मुख्य कारण और भी बताया गया इसमें, यह कि जो हस्तांतरित विषय थे वित्त विभाग का, उस पर बहुत ही अधिक नियंत्रण था। हस्तांतरित विषय क्या है इसको हमने पिछले वीडियो में बताया, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। हस्तांतरित और रक्षित विषय उसमें हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वित्त विभाग का हस्तांतरित विषयों पर अधिक नियंत्रण था। यह जो है एक मुख्य कारण क्या था, जो द्वैध शासन थी उस पद्धति का असफल होने का द्वैध शासन का बहुत बड़ा यह कारण था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो वित्त विभाग था वो कार्यपालिका के सदस्यों के हाथों में था। कार्यपालिका के जो सदस्य थे वो जो है सरकारी सदस्य थे, ब्रिटिश के सदस्य थे, और ना कि जो है भारतीय मंत्रियों के हाथों में था। ये प्रशासन के जो सदस्य थे वो भारतीय मंत्रियों का बिल्कुल सहयोग नहीं करते थे, और भारतीय मंत्रियों को अपनी नीतियों को क्रियान्वित करवाने के लिए, या यूँ कहे कि उनको लागू करने के लिए सदैव इन पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो भारतीय प्रशासन के सदस्य थे उनकी नियुक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त करता था, उनको हटा भी सकता था, उनका हस्तांतरण करने का भी कार्य वो करता था। इसलिए जो है
वो सदैव उसके ही प्रति उत्तरदायित्व होते थे, जिसके कारण वो भारतीय मंत्रियों का सहयोग नहीं कर पाते थे। मुख्य कारण थे जो कि सन 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम में कहे कि मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की, इसमें मुख्य दोष यही थे। और इसके बाद जो हमारा आता है साइमन आयोग, उसको देखते हैं अपनी इसी वीडियो में। साइमन आयोग क्या था? साइमन आयोग ब्रिटिश के 7 सदस्यों का एक समूह था, जिसका एक मुख्य कार्य था। मुख्य कार्य उसका किया था कि जो मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी उसका जांच करना। अब इसका साइमन आयोग ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे, इसके लिए इनके ही नाम पर इस समिति का नाम जो है, जो समूह था 7 सदस्यों का, उसका नाम साइमन आयोग पड़ा। और इस समिति ने या ये कहे कि इस समूह ने कुछ सुझाव दिए हैं। देखते हैं क्या है वो सुझाव। जो पहले सुझाव थे वो थे कि भारत में एक संघ की स्थापना हो, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें शामिल हो। नंबर दूसरा है कि केंद्र में एक अनुत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। वायसराय और प्रांतीय गवर्नरों को विशेष शक्ति दी जाए और एक लचीले संविधान की स्थापना हो। ऐसे कुछ सुझाव थे किसके? साइमन आयोग के। और इन्हीं के सुझावों के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाया गया, जो आगे ही चल के पारित हुआ। किसके रूप में? भारतीय परिषद अधिनियम 1935 के रूप में वह अधिनियम पारित हुआ। तो इस अधिनियम को 1935 के अधिनियम को देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।